स्टूडेंट्स, हमारा जो पाठ का पोर्शन है वह ख़त्म हो चुका है। तो चलिए हम पाठ के पीछे के जो ग्रामर पोर्शन है वो आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सेकंड चैप्टर का ग्रामर पोर्शन है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला है इसका भाषिक विस्तार। किसी भी काम को करके इस अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे पठित्वा, पठ प्लस त्वा, तो ये पढ़कर आएगा कि पढ़कर। जब त्वा प्रत्यय आता है तो उसका अर्थ होता है पढ़कर, करके, किसी काम करने पर लगता है त्वा प्रत्यय। फिर है गत्वा, गम प्लस त्वा अर्थात जाकर, गत्वा। फिर है खादित्वा, खाद प्लस त्वा, खादित्वा, खाकर। इसी अर्थ में अगर धातु या क्रिया से पहले उपसर्ग होता है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में कभी भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। उपसर्ग अगर होता है, धातु से पूर्व उपसर्ग होने पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, बल्कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और उपसर्ग न होने की स्थिति में कभी भी ल्यप प्रत्यय नहीं हो सकता। उपसर्ग होता है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और नहीं होता है तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि उप प्लस गम्य, उपगम्य होगा, ये ल्यप प्रत्यय है। उप प्लस गम प्लस ल्यप, उपगम्य। फिर है सम प्लस पूज प्लस ल्यप प्रत्यय लग जाएगा तो संपूज्य। वी प्लस लोक और ल्यप प्रत्यय लग जाएगा तो विलोक्य। फिर है आ प्लस दा और ल्यप प्रत्यय लगने के बाद आदाय। फिर है निर्गम प्लस ल्यप प्रत्यय तो निर्गत्य। इस तरह से हमने त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग देखा। आगे देखते हैं हम प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है। ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं, और जब अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अव्यय होते हैं, चित और चन। चलिए इसका प्रयोग देख लेते हैं। कह, कह का अर्थ होता है कौन, तो कह प्लस चन, कश्चन, है ना। कह होगा तो कौन होगा, अगर चन प्रत्यय इसमें लग जाएगा तो निपात, ये चन निपात कहलाते हैं। तो निश्चित और चन तो कोई हो जाएगा। जब इसमें चन निपात लग जाएगा तो कह में चन निपात लग जाएगा तो कश्चन हो जाएगा, और इसका अर्थ बदल जाएगा कोई, है ना। कह का अर्थ होता है कौन और कश्चन का अर्थ होता है कोई। इसी तरह से आगे देखते हैं हम। के प्लस चन, केचन, ये जब बहुवचन में होता है, जब कोई कहते हैं तो केचन कहेंगे। कश्चन का अर्थ होगा एक वचन में और केचन बहुवचन में। इसी तरह से काचन, काचन किसी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाएगा, है ना, कोई स्त्री। और इसी तरह से काहचन, काश्चन, तो बहुत सारी स्त्रियां, अगर बहुवचन के लिए काश्चन। कश्चन अर्थ कोई, केचन बहुवचन में, काचन कोई एक स्त्री, और काश्चन बहुवचन, स्त्रियों के लिए बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से कहचित, कश्चित का अर्थ होगा कोई, केचित, केचित बहुवचन में ये। फिर काचित कोई स्त्री के लिए, और काश्चित बहुत सारी स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से हमने चित और चन निपातों का प्रयोग हमने देखा। किम शब्द के सभी वचनों, लिंगों व
सभी विभक्तियों में चित और चन का प्रयोग किया जा सकता है और उसे अनिश्चयवाचक बनाया जा सकता है, जैसे कि किंचित प्रथमा में, केनचित तृतीया में, केशांचित केशाम प्लस चित षष्ठी में, कस्मिंश्चित सप्तमी में और कास्यांचित सप्तमी स्त्रीलिंग में। ठीक है। इसी तरह से चित के स्थान पर चन का प्रयोग होता है। चित और चन जब अव्यय पदों में लग जाते हैं तो वे अव्यय हो जाते हैं, जैसे क्वचित का क्वचन हो जाएगा और कदाचित का कदाचन। इन शब्दों का प्रयोग हम अपने पाठों में देखते हैं हमेशा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और आगे के ग्रामर देखेंगे।